एक्सट्रैक्शन के मेथड को डिस्कस करता हूं, यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के मेथड को। ओके, तो ये आप डायग्राम देखिए। मान लीजिए आपके पास पिच ब्लेंड प्रेजेंट है, आपने और कौन सा ले लिया, पिच ब्लेंड ले लिया। सबसे पहले आप इसको बेस के साथ ट्रीट करवा दीजिए, और बेस कौन सा है, सोडा Na2CO3 के साथ, वो एक पाउडर है, उसके साथ इसको फ्यूज करवाइए, रिएक्ट करवाइए, हीट कीजिए, मेल्ट होगा। जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। किसमें, कार्बोनेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, और इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके साथ फ्यूज करके आप इसको क्या करवा दीजिए, सॉल्यूशन बनवा दीजिए। सॉल्यूशन बनने के बाद आप इसमें क्या कीजिए, देखिए क्या होगा, जो यूरेनियम वाले हैं वो तो क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर कोई चीज वहां प्रेजेंट है, बाकी अगर कोई चीज वहां प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, जैसे ही आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही सल्फेट बनेंगे, और उनके सल्फेट इनसोल्यूबल होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह जाएंगे, और यूरेनियम और इनके जो सल्फेट है वो सोल्यूबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाए। पहले वो कार्बोनेट की फॉर्म में रहेंगे, याद रखिएगा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। और बाकी अगर उसमें कोई इंप्योरिटी है तो उसका क्या होगा, वो सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। तो आप क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर होने से अब आपके पास क्या चीज आ गई, सिर्फ यूरेनियम का ही जो कंपाउंड है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आपके पास आ चुका है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप उसमें एक्सेस के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपके पास यूरेनियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। अब जैसे यूरेनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होना चाहेगा, देखो पीछे मैंने बताया कि सोडियम, पोटाशियम या फिर कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। जैसे पीछे मैंने देखा कि लेड प्रेजेंट है, बिस्मिथ प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, जो हैवी मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो जैसे ही आपने एक्सेस के अंदर कार्बोनेट डाला, तो बाकी सारे के सारे तो जो मतलब इंप्योरिटी के तौर पे हैं, वो तो क्या करें, उनके कार्बोनेट भी बनेंगे और यूरेनियम का भी कार्बोनेट बनेगा। तो दोनों के कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है, कि जो हैवी मेटल हैं, डी ब्लॉक वाले हैं, या उनकी बात करते हैं, उनका कार्बोनेट तो क्या है, इनसोल्यूबल है, और वो तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, सेपरेंगली सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है। इस वजह से वो तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और यूरेनियम का जो कार्बोनेट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में तो यूरेनियम का हुआ ना। देखिए, तो इसलिए जो हैवी मेटल वाले हैं कार्बोनेट वो तो अलग हो गए। तो जो इंप्योरिटीज है, आपने पहले इन इससे सोडियम कार्बोनेट और इसको ऐड करने से आपने क्या कर दिया, आपने इंप्योरिटी है अलग कर दी, और आपके पास सिर्फ जो और है वो आपके पास अवेलेबल है। अब आपने क्या किया, क्योंकि कार्बोनेट डालने से अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में, बेस में अगर डिसॉल्व होता है, तो आपने एसिड डाल दिया। एसिड डालते ही वो दोबारा से क्या होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो देखिए, पहले इंप्योरिटी जो थी वो क्या कर रही थी, पहले तो सारी इंप्योरिटीज जो थी वो प्रेसिपिटेट बना रही थी बेस में। और अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एसिड डाल दिया, तो एसिड डालते ही जो यूरेनियम है उसने क्या किया, प्रेसिपिटेट बना दिया। तो उसके प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हुए, और आपने उसको क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया। तो फिल्टर करने के बाद आपने इसने अमोनियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवा दिया। अमोनियम कार्बोनेट के क्योंकि बेस फिर से डाल दिया, तो वो फिर से क्या होगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाकी कोई इंप्योरिटी है तो अब निकल जाएगी। ओवरऑल आप ध्यान से देखिए, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम को बार बार बेस और एसिड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ताकि सॉल्यूशन को कंसंट्रेट किया जा सके, ताकि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और बच जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि इनके और के जो और मिनरल होता है, इसमें जो इनका अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। तो बाकी इंप्योरिटीज इनकी बहुत ज्यादा होती है, इंप्योरिटी को अलग करना ही सारा मेन काम है। तो बार बार कंसंट्रेशन की जा रही है, उसको एसिड बेस के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है, बाहर से केमिकल डाल रहे हैं। और केमिकल डालने के इस मेथड को लीचिंग बोला जाता है। इसका मतलब ओवरऑल आप क्या करवा रहे हैं, लीचिंग करवा रहे हैं। पहले बेस के साथ ट्रीट करवा के सॉल्यूशन बना रहे हैं, इंप्योरिटी हटा रहे हैं, क्योंकि इंप्योरिटी बेस के साथ जो है वो सॉल्यूशन नहीं बना पाती और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाती है। तो आप बार बार क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपने बेस डाल दिया, तो जो लेंथ एक्टिनाइड्स का जो यूरेनियम था, उसने जो एक्टिनाइड्स है उन्होंने तो क्या कर दिया, डिसॉल्व हो गए, और बाकी जो इंप्योरिटी जब वो नीचे सेटल डाउन हो गई, आपने फिल्टर कर लिया, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बचा उसमें क्या हुआ भाई, सॉल्यूशन बचा, उसके अंदर आपके पास है क्या, सॉल्यूशन में फिर आपके पास एक्टिनाइड्स ही तो बचे ना।
लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं इसमें इम्प्योरिटी और ज्यादा है, तो आपने इसमें एक बार एसिड डाल दिया, तो उस चीज को क्या किया, जो एक्टिनाइड्स है वो तो नीचे बैठ गए क्योंकि एसिड डालते ही वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब आपने प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट अलग किया, तो आपको तो यूं लग रहा है ना कि इस बार एक्टिनाइड एक्टिनाइड आ गया, तो आपने दोबारा से बेस डाल के उसका सॉल्यूशन बना दिया कि अगर अभी भी कोई इंप्योरिटी है तो वो क्या हो जाए, आप इसको रिजेक्ट कर दो। तो आप इस एसिड बेस की ट्रीटमेंट को बार बार करके आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कंसंट्रेटेड कर दिया। अब कंसंट्रेशन ऑफ वर्क करने के बाद तो सिंपल सा मेथड, जब आपके पास ये है ही ऑक्साइड की फॉर्म में, अगर नहीं है मान लीजिए कार्बोनेट की फॉर्म में है, आपको याद हो कार्बोनेट की फॉर्म में हो तो आपको ऑक्साइड में बदलना आसान हो जाता है। तो आप क्या करवा दीजिए, कैल्सिनेशन करवा दीजिए, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको थोड़ा सा बर्न कीजिए। जैसे ही आप जलाओगे तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, कोई एल्कली मेटल के आपने क्या कर दिया, एक रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, और जिसमें एल्यूमिनियम एज ए मेटल के तौर पे रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, दैट मेथड इज एल्यूमिनोथेरेपी। तो आपने क्या किया, एल्यूमिनियम पाउडर को यूज कर लिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को खुद खींच लेगा। तो अब यूरेनियम आपके पास क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ। तो आप ध्यान से सोचिए कि अब तक यहां तक जो काम हुआ दैट इज लीचिंग। अब ये जो सारा काम था वो क्या हो रहा था, दैट इज लीचिंग। और यहां जो आपने किया ये क्या था, दैट इज कैल्सिनेशन। यहां जो किया वो क्या था, दैट इज रिडक्शन। और मेटल आपके पास क्या है, अब मेटल आपके पास अवेलेबल है कौन सा, एक्टिनाइड। अब सोच के देखिए ये काम आपने किसके लिए किया, आपने तो यूरेनियम के लिए किया ना, लेकिन उस यूरेनियम में थोरियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम और भी एक्टिनाइड प्रेजेंट थे, उनका कोई स्पेसिफिक और नहीं है, ये ऑलवेज यूरेनियम के साथ मिलते हैं। तो ये सोचिए कि आपके पास जो यूरेनियम आया है वो अकेला यूरेनियम नहीं है, उसके साथ कोई और भी एक्टिनाइड मेटल है। तो आप उस यूरेनियम वाले मेटल से एक्सट्रैक्ट कीजिए, जिसको आपने याद होगा जब आपको मेटल मिल जाता है और उसमें डिफरेंट जो मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो मेटल को सेपरेट करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज द रिफाइनिंग। लेकिन हम यहाँ जो है, जो बाकी मेटल है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम फेंक नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्टिनाइड्स है। इसीलिए हम अब इस यूरेनियम से बाकी इसमें कौन कौन से एक्टिनाइड प्रेजेंट है उनको अलग करने के मेथड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरीकियम है, उसको हम यूरेनियम से अलग कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमने यूरेनियम को निकाला है। तो इसकी जो स्कीम है उसको ध्यान से देखिए, ये रही इसकी स्कीम। अभी जो आपके पास यूरेनियम आया है, अभी आपके पास यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप क्या कीजिए, उसको नाइट्रिक एसिड में डाल दीजिए। जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो ये यूरेनियम जो है, जो अभी आपको ऑब्टेन हुआ है, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट और प्रेजेंट है, ये सारे के सारे डिसोल्व हो जाएंगे। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें प्लूटोनियम है, सपोज करिए प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव में है और यूरेनियम जो है आपके पास ऑक्सी एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप इसे क्या कर दीजिए, अब इसे ट्रीट करवा दीजिए टीबीपी। टीबीपी इज द ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट। आप किससे ट्रीट करवा दीजिए, ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट, क्योंकि ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट के साथ जैसे ही आप ट्रीट करवाएंगे, बाकी जितने भी इसके अंदर क्या है, जितने भी इसके अंदर जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे टीबीपी में और सॉल्यूशन बना लेंगे। ये ध्यान से देखिए, इसका मतलब यूरेनियम और प्लूटोनियम बच गया, वो नहीं बना पाए। अगर कोई नेपच्यूनियम, अमरीकियम कोई है वो अलग हो गए, इनके लिए आप अलग मेथड यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ध्यान से, अभी आपके पास क्या आया, अगर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में चले गए तो अभी आपके पास सॉलिड फॉर्म में कौन बचा, अभी यूरेनियम का ऑक्सी एसिड और प्लूटोनियम, ये अभी भी आपके पास प्रेजेंट है। तो आप क्या कर दीजिए, आप इनमें से प्लूटोनियम को अलग करने के लिए, प्लूटोनियम की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 पॉजिटिव है, तो आप इसको रिड्यूस करवा के 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 पॉजिटिव जो है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, 3 पॉजिटिव वाटर सोल्यूबल है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अब ये 4 पॉजिटिव है, इसको रिड्यूस करवा के 3 पॉजिटिव में बदल दीजिए, ताकि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो प्लूटोनियम सेपरेट हो जाए। तो प्लूटोनियम को सेपरेट करने से पहले, प्लूटोनियम को सेपरेट करने की कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन चेंज करना। तो मैंने प्लूटोनियम की अभी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 पॉजिटिव, इसको 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करवा दिया, रिड्यूस। देखिए जैसे ही रिड्यूस किया
तो प्लूटोनियम जैसे ही थ्री पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया तो प्लूटोनियम तो हुआ भैया सेपरेट। क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम तो डिसॉल्व हो गया। प्लूटोनियम क्योंकि थ्री पॉजिटिव में है, उसकी सोल्युबिलिटी आई है, वो तो हो गया डिसॉल्व। अभी कौन नहीं हुआ? अभी भी टीबीपी में कौन है? टीबीपी में यूरेनियम का ऑक्साइड अभी भी प्रेजेंट है, ऑक्जी एसिड अभी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब आपके पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, देख सकते हो दो सॉल्यूशन। एक में क्या चीज़ है? एक में तो आपके पास यूरेनियम का ऑक्सी एसिड है, एक में आपके पास क्या है? प्लूटोनियम है। तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मैं पहले यूरेनियम की बात करता हूँ। ये देखिए, आप दोबारा से उसको क्या कीजिए, नाइट्रिक एसिड के साथ करवाइए, तो ऑक्जी एसिड दोबारा से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाइट्रेट बन गया तो आप इसको इवेपोरेट करवाइए। बाकी सारा का जैसे ही आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, अगर कोई ऑक्साइड या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसको जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो नाइट्रेट क्या करेगा? नाइट्रेट गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सिर्फ आपके पास यूरेनियम का क्या बचेगा? ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड आपके पास बच गया, आप रिडक्शन करवा दीजिए, यूरेनियम आपके पास मिल जाएगा। तो ये तो हुआ यूरेनियम को अलग करने के मेथड। अब मैं बात करता हूं दूसरी साइड, प्लूटोनियम की तरफ। तो जैसे ही आपने प्लूटोनियम थ्री पॉजिटिव आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में है, आपने उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अभी आपने रिड्यूस किया था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते ही दोबारा से वो फोर पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा। और फोर पॉजिटिव स्टेट क्या है? सोल्यूबल नहीं है, तो जैसे ही वो नहीं है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग होने की कोशिश करेगा। आप बाहर से केमिकल डाल दीजिए, और केमिकल आपने क्या डाल दिया? ऑक्सैलिक एसिड। तो ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे ही वो सॉल्यूशन बनेगा, प्लूटोनियम फोर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो वैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एजेंट डाल दिया, कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलेट जो है वो प्लूटोनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जैसे ही बनाएगा प्रेसिपिटेट बनेंगे, आप उसको फिल्टर कर लीजिए और बाद में आप उसको गर्म कर दीजिए स्ट्रॉन्ग हीट। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या करेगा? ऑक्सैलेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, प्लूटोनियम का ऑक्साइड आपके पास बन जाएगा, और बाद में प्लूटोनियम का ऑक्साइड बनने के बाद आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। रिडक्शन से क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगी और प्लूटोनियम ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस केमिस्ट्री को यूज करते हुए जो डिफरेंट यूरेनियम के साथ और एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। आप एक बार सिलेबस उठा के देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप केमिस्ट्री समझाइए सेपरेशन की भी, और आप एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम समझाइए। ये दोनों ही स्कीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे आसार हैं। अब मैं बात करता हूं, एक सिलेबस में एक और टॉपिक मेंशन है, दैट इज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि यूरेनियम तक के जो एलिमेंट है वही क्या थे, वो नेचर के अंदर के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद वाले तो मैन मेड है, नेचर में लैब के, सॉरी नॉट नेचर में, लैब में इनको प्रिपेयर किया गया है बाय द आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मेथड। तो जो यूरेनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट है, जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनको लैब में प्रिपेयर किया गया है, दैट आर कॉल्ड एज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ओके, अब कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है ये देख लीजिए। कि मान लीजिए आपके पास यूरेनियम है, आप बनाना क्या चाहते हो? आप नेपच्यूनियम बनाना चाहते हो, इस पे फोकस कीजिए। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर नेपच्यूनियम फ्रॉम द यूरेनियम। देखिए, ये ध्यान से देखिए, आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा, पहले आप क्या करवाइए? बम्बार्डमेंट करवाइए न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन जब भी आप अटैक करवाओगे तो क्या होता है? न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन का जो चार्ज और मास की बात करूं तो चार्ज 0 और मास 1 है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन जाके बम्बार्ड होगा तो उसके न्यूक्लियस के साथ वो एक मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो जो 238 है वो तो किस में हुआ? 239। लेकिन यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है वो। ओके, न्यूट्रल है वो। तो नंबर क्या रहा? 92। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो उसकी पहचान क्या है? उसका एटॉमिक नंबर ही तो है ना। तो नंबर तो क्या है? 92। तो 92 ये इसका मतलब वो क्या है? यूरेनियम ही है। तो ये क्या बना? यूरेनियम के एक आइसोटोप से यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप बना पहले। अब आप इसमें से क्या कर दीजिए? बीटा डीके करवा दीजिए। तो बीटा डीके में ऑलवेज आप एक इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 0 कंसीडर किया जाता है, 0 यूनिट, और चार्ज -1। -1 चार्ज को अगर आप निकाल रहे हो, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंक्रीज हो गया। देखो, माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस। तो आप एक एटॉमिक नंबर राइज करवा दीजिए। तो जब भी बीटा डीके होता है, आपको याद हो तो हमने रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसमें हम क्या कहते हैं, अगर किसी में से अल्फा एमिट होता है तो जो एलिमेंट है उसको 2 ग्रुप पीछे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया उसका। लेकिन अगर बीटा डीके होता है तो उसको 1 ग्रुप आगे खिसका दीजिए। क्यों? क्योंकि उसका 1 एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है।
तो ऑलवेज याद रखिएगा बीटा एमिशन से एक पीरियोडिक नंबर जो एक एटॉमिक नंबर है वो राइज कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, बीटा एमिट हुआ, तो बीटा से एटॉमिक नंबर एक राइज हुआ, वो क्या हुआ 92 से 93, लेकिन उसका मास क्या है, जीरो, मास क्या है, जीरो, इसीलिए क्या हुआ, मास 239 पहले था, 239 ही अब है। इसका मतलब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क किस पे पड़ा, एटॉमिक नंबर पे। और क्या हुआ, जो आपके पास अभी 92 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट था वो किस में कन्वर्ट हुआ, 93 एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ। और ये क्या चीज है, दैट इज द नेपच्यूनियम। ये बात समझ लीजिए। यस, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इतना सा ही पूछे कि आप नेपट्यूनियम प्रिपेयर कीजिए विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम, तो आप कहिए कि पहले बम्बार्डमेंट करवाइए किसकी, न्यूट्रॉन की, और फिर करवाइए, फिर क्या करवाइए, बीटा डिके। यस, तो ये जोड़ दीजिए और ये निकाल दीजिए, तो क्या होगा, आपके पास जो नई चीज़ बनेगी वो क्या हो जाएगी, इसको एन और बीटा लिखते हैं। इसका मतलब पहले जो चीज़ है वो ऐड होती है, बाद में जो चीज़ है वो रिलीज होती है। तो आप क्या करवा दीजिए, पहले न्यूट्रॉन अटैक करवा दीजिए और बीटा डिके करवा दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नेपच्यूनियम बन जाएगा। अब आपसे पूछे, देखिए आपको प्लूटोनियम बनाना है, तो प्लूटोनियम का नंबर है 94, तो आपको 93 से 94 बनाना है, एटॉमिक नंबर ही तो राइज करना है ना। आप फिर से बीटा डीके करवा दीजिए, देखिए, लेकिन फर्क कितना सा है, प्लूटोनियम का नंबर जो होता है, नंबर होता है 241, दिक्कत ये है, और ये कितना है, दैट इज द 239। तो 239 से 241 करना है आपको, दो नंबर क्या करने हैं, राइज करने हैं। तो लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करना, तो न्यूट्रॉन अटैक करवा दीजिए, एक न्यूट्रॉन से एक एटॉमिक नंबर राइज होगा, दूसरे न्यूट्रॉन से फिर एक एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर राइज होगा, तो दो मास नंबर तो बढ़ गया। देखिए 239 से दो न्यूट्रॉन अटैक होने से दो मास नंबर इंक्रीज होके 241 हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता भाई। तो अगर आपसे कहे कि आप नेपच्यूनियम से क्या बनाइए, आप प्लूटोनियम बनाइए, तो आप क्या कहोगे कि पहले तो एक बीटा डीके करवा दीजिए। यस, तो आप दो न्यूट्रॉन ऐड करके ऐसे कोमा लगा दीजिए, किसके, बीटा के। इसका मतलब दो न्यूट्रॉन ऐड कर दीजिए और एक बीटा पार्टिकल एमिट करवा दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा प्लूटोनियम। तो ये हुआ दूसरी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं अमेरिकियम आप कैसे बनाओगे। तो इंपॉर्टेंट बात अमेरिकियम की, पहले एटॉमिक नंबर मास नंबर देख लीजिए 95 242, और जो चीज़ आपके पास अब अवेलेबल है वो क्या है भाई, ये देखिए 241 और 94। तो 94 से 95 करवाना है, बीटा डीके तो करना पड़ेगा भाई। तो 94 से 95 करवा दिया बीटा डीके से, ध्यान से देखिए, ये तो एटॉमिक नंबर राइज हुआ, बिकम अमेरिकियम, लेकिन अभी एटॉमिक मास 241 है और मास चाहिए क्या, 242। तो क्या करवाऊं, तो आप करवा दीजिए 242 करने के लिए एक न्यूट्रॉन। तो आप याद रखिएगा, ऐड करने वाली चीज तो आप पहले लिखिएगा और एमिट होने वाली बाद में। तो इसमें न्यूट्रॉन पहले और तो बीटा डी के बाद में करवा दीजिए। ओके, तो इसमें आप क्या लिखोगे, एक एन और एक बीटा, क्लियर। ओके, अब आपके पास क्या चीज बन गई, आपके पास बनी अमेरिकियम। अब मान लीजिए आप अमेरिकियम से क्या बनाना चाहते हैं, अमेरिकियम से आप बनाना चाहते हैं कैलिफोर्नियम, जो 98 नंबर है, तो वही बात 96 से एक बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ा दो, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये आप स्कीम समझ गए होंगे। तो जो भी आपको अब देखिए, जैसे 242 से 243 करना है और यहाँ से 95 से 97 दो एटॉमिक नंबर राइज करने हैं, आप हीलियम ऐड कर दीजिए और न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। इससे क्या बन जाएगा, इससे आपके पास बर्केलियम भी बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की बात की, कैसे आप प्रिपेयर करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको तीन चीज लिख के दे देंगे और कह देंगे यूरेनियम से बना दीजिए, किसी को कह देंगे नेपच्यूनियम से बना दीजिए, किसी को किसी से बोल देंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक्टेनाइड्स के बारे में सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है, और अब लास्ट जो कंसेप्ट पर हम आ रहे हैं वो क्या है, कंपैरिजन। तो देखिए, आप एक्टेनाइड का कंपैरिजन आपको लेंथेनाइड से भी करना पड़ेगा और एक्टेनाइड का कंपैरिजन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से भी करना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूं कंपैरिजन किसका, लेंथेनाइड का और एक्टेनाइड का आने के बहुत 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 आसार। पहले सिमिलैरिटी की बात करता हूं, दोनों की ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल थी, दोनों का ही लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में भरा जा रहा था। याद हो तो लेंथेनाइड में 4f में और एक्टेनाइड में 5f के अंदर।
दोनों का साइज ही बहुत बड़ा है। तो और इनके साइज में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए थे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। आपको याद हो तो लेंथेनाइड के केस में इसका नाम दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टेनाइड के केस में हमने इसको कहा था एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ये बात क्लियर। और दोनों का स्पेक्ट्रा शार्प आया करता था। आप स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़िए, फर्स्ट लेक्चर में थी, थर्ड लेक्चर में थी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़िए। ये बात साफ साफ लिखी थी कि इनका स्पेक्ट्रम जो आता है वो लाइंस की तरह आता है, ब्रॉड नहीं होता। और इसका दोनों इनके कलर का रीजन आपको बताया था, एफ एफ ट्रांजिशन, यस। और ये भी कहा था कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इनका चार्ज ज़्यादा नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस की क्योंकि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो सकते हैं, चार्ज जल्दी आ सकता है और आसानी से रिएक्टिविटी शो करते हैं। और ये कलर्ड होते हैं, और ये नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट की फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके ये वाले वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट इनके इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। और ये आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। ये तो वो बातें हैं जो इनकी कॉमन है, ये तो वो है जो क्या है, इनकी कॉमन बातें हैं। और अब मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है, अब जो बात है हमारी वो है डिफरेंसेस की। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इनके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में डिफरेंस क्या है, तो देखिएगा ध्यान से कि एक में 4f में इलेक्ट्रॉन गया था तो एक में 5f में। 4f की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 5f। 4f अंदर है भाई और 5f बाहर है। न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम है। और उसकी बात करें तो लेंथेनाइड जो थे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल थे, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल थे, +4 वाला तो एक सीरियम ही था। जबकि एक्टेनाइड्स वाले जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, +6 +7 तक हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। आप देखिए डिफरेंस, देखिए लेंथेनाइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है जबकि एक्टेनाइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहें तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं क्यों है, एक एक प्रॉपर्टी को वहां पर डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, अब हमने बात की कि दोनों के शील्डिंग पावर की। 4f अंदर होने की वजह से उसकी शील्डिंग पावर क्या है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू 5f के। 5f बोर बाहर होता है, उसकी शील्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू 4f, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। और f ऑर्बिटल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू उतनी ही कम होती है, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट ऑफ कलरलेस थे, इसका रीजन आपको बता, ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ कलरलेस मतलब कलर नहीं था, कलर्ड थे, ये बात बिल्कुल सही थी। लेकिन इनके पास जो F0 था जिसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं था वो सारे कलरलेस थे। लेकिन इनमें मोस्ट ऑफ वो भी कलरलेस नहीं है। क्यों नहीं है, जब भैया F में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्यों नहीं है कलरलेस, तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्टेनाइड्स वाले जो होते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनाने की भी कैपेसिटी रखते हैं। तो इसलिए जो लिगेंड्स का चार्ज है वो इनके एफ में आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन हो जाती है और उसकी वजह से इनका कलर आ जाता है। तो अगर मैं कलर्ड की बात करूं तो लेंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टेनाइड जो होते हैं वो ज्यादा कलर्ड होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक की बात करूं, पैरामैग्नेटिक की वैल्यू लेंथेनाइड की ज्यादा आएगी, एक्टेनाइड की कम। और एक्टेनाइड के केस में देखिए, जहां तो एफ की जो आपको मैंने कंट्रीब्यूशन बताया स्पिन का भी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी, तो जहां तो देखो कंप्लीट वैल्यू ही निकालनी है वो तो निकल जाएगी। तो लेंथेनाइड के केस में ये मैग्नेटिक करैक्टर निकालना आसान है। और मैं ये कहूं कि भैया कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन उतना नहीं है, तो उतना नहीं है का ये क्या बताऊं कि कितना का है, इसका मतलब मैं ये कहूं कि है भी और ये भी नहीं बता सकता कि कितना का है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसके एल वाले की वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया, तो ओवरऑल इसके मैग्नेटिक करैक्टर को कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि लेंथेनाइड वाले ज्यादा मैग्नेटिक जरूर होते हैं लेकिन एक्टेनाइड का मैग्नेटिक करैक्टर कैलकुलेट करना लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑक्सोकैटायन बनाने की बात करूं तो ऑक्सोकैटायन लेंथेनाइड जो है वो नहीं बना सकते, एक्टेनाइड बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लेंथेनाइड में कम होती है, एक्टेनाइड में ज्यादा होती है, क्योंकि एक्टेनाइड के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, उनके पास चार्ज ज्यादा होता है जबकि लेंथेनाइड के पास कम होता है। अब लेंथेनाइड में हमने देखा सिर्फ प्रोमीथियम ऐसा था जो रेडियो एक्टिव था, एक्टेनाइड तो भैया सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। लेंथेनाइड वाले सारे के सारे बेसिक ज़्यादा हुए। अब बेसिक की बात करूं, इनकी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से इनका साइज छोटा हो जाता था, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इनके हाइड्रोक्साइड के रिलीज होने के चांसेस कम थे, इस वजह से ये कम बेसिक थे। जबकि एक्टेनाइड जो है साइज बड़ा होने की वजह से ज़्यादा बेसिक होते हैं।
और मैंने कहा कि ये ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, जबकि ये ऑक्सोकैटायन बना सकते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो डिफरेंस है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे आसार हैं। जिनको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे पास लास्ट जो टॉपिक बचा है वो ये है कि डी में और एफ में आप कंपैरिजन कर दीजिए। अब भैया डी वाले जो है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, डी सब शेल में। एफ वालों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। डी का शील्डिंग इफेक्ट इतना नहीं होता, सॉरी ज़्यादा होता है, एफ का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। आप डिफरेंस के तौर पे देखें तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाएंगे, लास्ट इनका एफ में भरा जाएगा। उनको ट्रांजिशन मेटल कहा गया था, जबकि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती थी, याद कीजिए, क्योंकि उसमें डी भी पार्टिसिपेट करता था और लास्ट वाला एस भी पार्टिसिपेट करता था। तो डी ऑर्बिटल वालों की ऑक्सीडेशन वेरिएबल होती थी। एक एक एलिमेंट कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा, कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता था, जबकि इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और बात करें तो वो वाले ज़्यादा स्टेबल थे, जबकि ये कम स्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। मोस्टली आपने देखा ये वाले जो थे, जो डी वाले थे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात की, इनकी ज़्यादा थी, इनकी कम है। और इनकी बात करूं तो इनमें शील्डिंग जो थी डी की वो ज़्यादा होती है, इनमें कम, उनमें कॉन्ट्रैक्शन। एफ वालों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन लैंथेनाइड के केस में, सॉरी डी ब्लॉक वालों के केस में किसी तरह की कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बीच में। और इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है, और इस लेक्चर के साथ साथ सेकेंड ईयर की जो बुक है वो भी कंप्लीट होती है, डीएफ ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच।